गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात करेंगे बिलियन के अणुसंख्या गुणधर्म की। इससे पहले जो बात करी थी हमने उसके इस जो लेक्चर हमने प्रोवाइड किए थे वो उसके जस्ट बाद होंगे। लेकिन हमारा एक महीने का जो टारगेट है, इस एक महीने के टारगेट में हम आपको वो कराएंगे जो मोस्टली एग्जाम के अंदर रखा मिलेगा। ठीक है, तो हम टॉपिक की बात करते हैं, बिलियन के अणुसंख्या गुणधर्म। तो यहाँ से एक तो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपका यहाँ से आने चांसेस है एक लॉन्ग क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पक्का ही आने वाला है। ठीक है, तो बिलियन के अणुसंख्या गुणधर्म की अगर डायरेक्ट बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं। हम बात करें बिलियन के वे सभी गुण, बिलियन के वह भौतिक गुण, भौतिक गुण जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या कहलाते हैं? बिलियन के अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। पहला है आपका परासरण दाब। कौन सा दाब? परासरण दाब। दूसरा है आपका क्वथनांक का उन्नयन। तीसरे की अगर बात की जाए वो हिमांक का अवनमन। चौथे की अगर बात की जाए वो आपका है वासुदाब का अवनमन। वासुदाब का अवनमन। और एक होगा आपका वासुदाब का आपेक्षिक अवनमन। पहला क्या है? परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वासुदाब का अवनमन, और लास्ट में आपका वासुदाब का आपेक्षिक अवनमन। क्वेश्चंस क्या आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन का अणुसंख्या गुणधर्म है। तो आपको ये 5 याद कर लेना। ठीक है, 5 ही याद कर लेना, ऑटोमेटिक दूसरे वाले तो याद हो जाएंगे। देखिए, परासरण दाब है, परासरण नहीं होगा, परासरण बिलियन का अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है, परासरण दाब है। क्वथनांक का उन्नयन है, क्वथनांक नहीं है। हिमांक का अवनमन है, हिमांक नहीं है। वासुदाब का अवनमन है, वासुदाब नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं कि परासरण क्या होता है। अगर हम बात करें बच्चे परासरण की, अगर हम बात करें परासरण की नॉर्मल वे में क्या कह सकते हैं, आपका है परासरण। इस परासरण को हम बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने की क्रिया क्या कहलाएगी? परासरण कहलाएगी। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ये इस कंटेनर के बीच में मैंने यहां पे लगा दिया अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये क्या है आपकी? ये आपकी अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? वह झिल्लियां जिनसे केवल विलायक के कण पास होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये कोई आपकी जंतु कोशिका हो सकती है, आपकी ये पादप कोशिका हो सकती है, जंतु कोशिका हो सकती है, पादप कोशिका हो सकती है,
और ये तो प्राकृतिक है, आपके आर्टिफिशियल भी हो सकती है। इस कंटेनर के इस साइड में जो ये बिलियन मैंने फिल किया है, ये बिलियन आपका तनु बिलियन है। कौन सा बिलियन आपका? ये तनु बिलियन। तनु बिलियन मतलब जिसमें विलय की मात्रा कम है। मान लो ये कैसा बिलियन आपका? तनु बिलियन है। तनु बिलियन का मतलब क्या होगा? तनु बिलियन में विलय की मात्रा कम होगी। विलय की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ये जो आपका बिलियन है, इस साइड वाला जो बिलियन होगा, इस बिलियन में आपकी विलय की मात्रा अधिक होगी। इसमें किसकी मात्रा अधिक होगी? विलय की मात्रा अधिक होगी। तो ये जो बिलियन आपका होगा, ये आपका बिलियन होगा कैसा? सांद्र बिलियन। तो हम कह सकते हैं ये जो बिलियन है, ये जो बिलियन आपका है, ये आपका कैसा है? सांद्र बिलियन। इसमें अधिक सांद्रता है, अधिक सांद्रता है। तो ये जो है, ये इसमें आपकी सांद्रता कम है, कम सांद्रता बिलियन। बीच में क्या है? एसपीएम। तो डेफिनेशन क्या है कि अधिक सांद्रता मतलब कम सांद्रता से विलायक के कणों का, किसके कणों का? विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता के विलयन की ओर जाने की क्रिया क्या कहलाएगी? आपकी परासरण कहलाएगी। क्या कहलाती है? परासरण। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे, अगर बात की जाए इसकी डेफिनेशन की, तो क्या होगा? अधिक कम सांद्रता से विलायक के कणों का, विलायक मतलब जल हो सकता है, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता के विलयन की ओर जाने की क्रिया, अधिक सांद्रता के विलयन की ओर जाने की क्रिया। क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। ये डेफिनेशन है, मतलब कम सांद्रता से विलायक के कणों का कई कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता के विलयन की ओर जाने की क्रिया क्या कहलाएगी? परासरण कहलाएगी। अरे आपने वो तो देखो, किशमिश है, ठीक है, किशमिश को पानी में डाल देते हैं, फूल जाती है। ठीक है, उबला हुआ अंडा है, उसे पानी में डाल दो, वो फूल के फट जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी अंगूर को नमक के घोल में डाल देंगे, वो पिचक जाएगा। तो हम कह सकते हैं परासरण आपका दो प्रकार का हो सकता है। एक क्या है? एक में आपका पिचकेगा, एक में मोटा होगा। ठीक है, तो एक तो होगा आपका बाह्य परासरण। बाह्य परासरण, अगर हम बाह्य परासरण की बात करें, इसे हम बोल सकते हैं एक्सोओस्मोसिस। और ये जो आपका होगा अंतः परासरण, नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंतः परासरण। अगर अंतः परासरण क्रिया होगी तो जो आपका विलायक के कण होंगे वो अंदर जाएंगे, और बाह्य परासरण में विलायक के कण बाहर जाएंगे। हम बोलते हैं एंडो ओस्मोसिस। किसमिस का, अंगूर का, सॉरी, अंगूर का पिचकना। यहां पर बोल रहे हैं किसमिस का फूलना, किसमिस का फूलना, उबले हुए अंडे का फूल के फटना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है, उसकी बॉडी फूल के मोटी हो जाती है, वो भी क्या तुम्हारा? अंतःपरासरण। यदि उसी व्यक्ति को अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर अधिक हो जाता है, तो पसीना बाहर आता है, पानी बाहर आता है, वो भी हमारा क्या? बाह्य परासरण। ठीक है, तो ये आपका परासरण हो गया। परासरण क्या? एक बार फिर सुन लो, कम सांद्रता के विलयन से विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता के विलयन की ओर जाने की क्रिया क्या कहलाएगी? परासरण कहलाएगी। ठीक है, एक इसी का दूसरा रूप होता है जिसे हम बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं उसे? विसरण बोलते हैं। वैसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बात करते हैं विसरण की। तो विसरण क्या है? जैसे क्या, आपने एक धूपबत्ती है, धूपबत्ती को रूम में लगा दिया, उसकी महक पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है, नील है, पानी में नील को डाल दो, तो जब जैसे ही नील डालते हो तो क्या होता है? धीरे धीरे पूरी बाल्टी अपनी नीली हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या तुम्हारा
विसरण है। तो विसरण की अगर हम बात करें, विसरण क्या होता है, विसरण क्या होगा, यहां पर विलायक के कण गए थे, इसके अंदर विलय के कण जाते हैं, हम कह सकते हैं अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से विलय के कणों का, विलय के कणों का कम सांद्रता की ओर जाना, कम सांद्रता की ओर जाना, क्या कहलाएगा, विसरण कहलाता है। जैसे गरम गरम खाने की खुशबू, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि प्रयोगशाला लैब के अंदर किसी गैस की खुशबू का फैलना आदि, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन आया था कि परासरण और विसरण में क्या अंतर है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें 4 या 3 अंतर आप दे सकते हो। एक तरफ परासरण लिख लो, एक तरफ आप विसरण देख लो। परासरण विसरण में 4 अंतर आए थे लिखने के लिए, तो हम एक तरफ लिखते हैं परासरण और एक तरफ हम लिख सकते हैं विसरण। अगर हम परासरण की बात करें तो परासरण में पहले क्या है, ये परासरण एक दिशा में होता है। परासरण आपका, परासरण की क्रिया एक दिशा की ओर होती है। विसरण की अगर हम बात करें, विसरण सभी दिशाओं में होता है, सभी दिशाओं में होता है। दूसरा पॉइंट, परासरण के लिए, परासरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। और विसरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। नंबर 3, परासरण की क्रिया, परासरण की क्रिया में विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इसमें विलय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। ठीक है, मतलब परासरण की क्रिया एक दिशा में होती है, विसरण की क्रिया सभी दिशाओं में होती है। परासरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है, जबकि विसरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है। परासरण की क्रिया में विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। विलय के कण, इसमें विसरण में विलय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा था परासरण दाब। क्या था? परासरण दाब। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, आपका आरओ है, ठीक है, और रिवर्स मतलब ओस्मोसिस है। क्या आपका आरओ में क्या होता है? आरओ की फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ओस्मोसिस। ठीक है, तो अगर हम रिवर्स ओस्मोसिस, अगर जैसे क्या ओस्मोसिस क्रिया हो रही है, परासरण क्रिया हो रही है, तो उस परासरण क्रिया को बाह्य दाब लगा के अगर रोक दिया जाए, तो जो दाब लगेगा
उसे हम क्या कहेंगे, पराशरण दाब कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे, पराशरण दाब कहेंगे। तो इसे हम एक चित्र की सहायता से देखते हैं जरा पहले, ठीक है। सपोज दैट आपके पास एक यू टाइप की नली है, आपके पास एक यू टाइप की नली है, ये नली आपकी है यू टाइप, यू शेप नली है, ठीक है, ये आपकी यू शेप नली है। हम बात कर रहे हैं परासरण दाब की। दाब, इसके बीच में यहां पे लगी हुई है एसपी, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई है, ठीक है। यहां से हमने एक कंटेनर पास करा, इस ये मतलब आपके पिलाए बिलियन भरे हुए हैं दोनों तरफ, बिलियन ये है, बिलियन आपका इस कंटेनर भरा हुआ है इस प्रकार से। यदि ओस्मोसिस होगा, मान लो ये हमारा कम सांद्रता का विलयन है और ये विलयन हमारा अधिक सांद्रता का विलयन है। अगर इसमें ओस्मोसिस की क्रिया होगी तो सिंपल सी बात है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कण जाएंगे। ये वन डायरेक्शन में अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया, वन डायरेक्शन है, तो ये जो लेवल है ये लेवल ऊपर को उठेगा, मतलब यहां पे क्या होगा, परासरण होगा। अगर मैं यहां पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगा दूं, अर्थात पी लगा दूं, और पी लगाने के बाद यदि इसे मैं रोक दूं तो वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब। तो यहां डेफिनेशन क्या बनी, हम नॉर्मली कह सकते हैं कि परासरण की क्रिया को, क्या डेफिनेशन बनेगी, परासरण की क्रिया को, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब। मतलब एक क्रिया हो रही है, इस क्रिया को अगर प्रेशर लगा के रोक दिया जाए, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर लगाया बाह्य दाब, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। गुड, क्या कहलाता है बच्चे, परासरण दाब कहलाता है। इसे कैपिटल पी से सो प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यह विलयन का अणु संख्या गुणधर्म होता है। और एक बात ध्यान रखना, कभी कभी कंडीशन चेंज हो जाती है, हम यहां से एक बात ध्यान रखना, जो परासरण दाब होता है, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा गया कई बार, परासरण दाब जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, आई मतलब बांठा पूर्णांक, ठीक है। परासरणिक क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, यह विलयन का अणु संख्या गुणधर्म है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका पी होता है, पी बराबर होता है सी आर टी के, किसके बराबर होगा, सी आर टी के। अगर मैं बात करूं सी की, तो सी सांद्रता होती है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एन अपॉन बी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एन अपॉन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं एन की, तो यू नो दैट वेरी वेल, एन इक्वल्स टू डब्ल्यू बटे एम होता है, तो P बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एम वी आर टी। P आपको पता है, P क्या है, P आपका है परासरण दाब। तो हम P की अगर हम बात करें, P आपका हो जाएगा परासरण दाब, W पदार्थ का भार या विलय का भार, ठीक, M अणु भार, ठीक, R क्या है, विलयन स्थिरांक, इसकी वैल्यू आपको लगानी है 0.0821, और जो T आपका है ताप, और इसे आप लगाएंगे केल्विन में, क्या लगाएंगे साहब, केल्विन, परम शून्य ताप, मतलब परम
परम ताप होगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या था कि पराशरण दाब किसे कहते हैं और इसके पराशरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है, तो वहां पर आप ये वाली इक्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हम यहाँ भी खत्म करते हैं, आगे की 3 प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।